Charge on electron is 1.602 10 raised to power minus 19 coulomb. Mass is 9.10 10 raised to power minus 31 kg. Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. A से रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर विच इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, न्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो C अपॉन लेमडा से. C है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लेमडा है वेवलेंथ. ठीक है, न्यू को आप टाइम पीरियड से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो E इज इक्वल टू एच न्यू की जगह E इज इक्वल टू एच 1 अपॉन टी या एच अपॉन टी भी हो सकता है. न्यू को C अपॉन लेमडा लिख सकते हो. 1 अपॉन लेमडा इज न्यू बार, वेव नंबर बोलते हैं न्यू बार को. तो ये फॉर्मूला HC न्यू बार के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. किसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ फोटोन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हो तो यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू NH न्यू बन जाएगा. किसी क्वेश्चन में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 raised to power 23 एटम्स. ठीक है, ये सिंबल्स का बताया मैंने. E एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. C is speed of light 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Lambda wavelength, nu frequency, nu bar wave number, T time period, Na is Avogadro number. Rydberg इक्वेशन यूज होती है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल पे जाता है तो जो लोअर शेल है इनिशियली जहां पर वो प्रेजेंट है वो Ni से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो हायर शेल है फाइनली जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो Nf से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो 1 अपॉन लेमडा ये रिडबर्ग कांस्टेंट है. लेमडा कैलकुलेट करना हो या न्यू बार कैलकुलेट करना हो तो. ठीक है, दिस इज 1 अपॉन लेमडा 109677 1 अपॉन Ni स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Nf स्क्वायर, इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर. डी ब्रॉगली इक्वेशन है, ये पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को आपस में रिलेट करती है. लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv. लैम्डा वेवलेंथ, H प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वेव नेचर पे फोकस करती है. दिस इज डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 4 पाई. डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा p uncertainty in momentum, h Planck's constant and 4 है और पाई है, पाई 22.7. बोहर मॉडल में कुछ फॉर्मूलाज हैं. बोहर के अकॉर्डिंग सेंटर में न्यूक्लियस, साइड में शेल्स, शेल्स में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड रेडियस है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है. इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक शेल से दूसरी शेल में जा सकता है और लूज करके फॉल बैक भी कर सकता है. इस ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी चेंज होगा दैट इज डेल्टा ई. किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 जूल्स इनटू, अगर हाइड्रोजन के सिवा कोई और एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, अपॉन जिस शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n उसका स्क्वायर. दिस गिव्स यू कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी आपको निकालनी है, शेल पता होनी चाहिए, कौन सा एलिमेंट है वो पता होना चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू. ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूर प्रेजेंट है, उस एटम का रेडियस क्या है, उसके लिए ये A नॉट n स्क्वायर, आपको शेल पता होनी चाहिए. A नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर.
एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है जिस शेल का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिस शेल में है इलेक्ट्रॉन, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, n 2 एंड पाई वैल्यूज हो गई. जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा, चाहे जंप करेगा, फॉल बैक करेगा, जो एनर्जी चेंज आएगी दैट इज डेल्टा ई, एंड डेल्टा ई इज ऑल्सो h nu. E2 minus E1 is equal to h nu. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये कहता है आपके पास कोई मेटल है, उसके सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी दी है ठीक है, अदरवाइज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा लगा के आप थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हो क्वेश्चन में. तो इसको ये चाहिए तभी ये निकलेगी, उससे ज्यादा दोगे तो जो भी गिवन एनर्जी है वो है एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू. जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, वर्क फंक्शन भी इसको बोलते हैं, W नॉट या एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. h को कॉमन लेके ये भी एक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, सेम है ये फॉर्मूला सारा. और अगर न्यू नहीं दिया, लेमडा दिया है, या न्यू नॉट नहीं, लेमडा नॉट पूछा है, तो नीचे वाला फॉर्मूला. देन कम्स क्वांटम नंबर्स. 4 क्वांटम नंबर्स है आपके पास. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल के बारे में बताता है n से रिप्रेजेंट करते हैं. टोटल 7 शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं 118. सब शेल L से रिप्रेजेंट करते हैं. 4 सब शेल्स हैं S P D F जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं. S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3. ये L की वैल्यूज होती हैं. L से रिप्रेजेंट करते हैं हम एजिमुथल क्वांटम नंबर को. Then comes magnetic quantum number. This tells you number of orbitals present. So S subshell में you have 1 orbital, P में 3, D में 5 and F में 7. Then comes spin. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक सीधा एक उल्टा. एक की स्पिन है +½ और दूसरे की स्पिन है -½ ठीक है. इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जहां पर इस साइड को फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इस साइड को वेवलेंथ. आप याद कर सकते हो इनको एक ऑर्डर में, CGX, U विमरे, या कह लो कार गुड, X UV, इन माई रेंज. ठीक है. C से कॉस्मिक रेज होती है, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद रखना है इतना. गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. इधर को फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एक्सरेज की उससे कम, इसलिए ये बॉडी में पेनेट्रेट कर जाती है. एक्सरेज हम ऑब्टेन करते हैं तो वो रेज हमारी बॉडी में पेनेट्रेट कर जाती है. हाई फ्रीक्वेंसी है, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. कोई टॉपिक अगर आपको डिटेल में इनमें से समझना है, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, कोई टॉपिक अगर समझना है तो आप मुझे पहले बोल सकते हो. बोलो. और वी शैल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. टेल मी. कोई टॉपिक करना है इन पर्टिकुलर डिटेल में बेटा? नहीं? ठीक है, फिर लेट्स डू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं. करो जरा. दिस इज कार्बन, इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं. देन इज मैग्नीशियम. हाँ जी. स्पेक्ट्रम, रेडबर्ग फॉर्मूला.
हाँ जी। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाँ जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या उसमें रेडबर्ग फॉर्मूला है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये कर लो अभी, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, बताओगे मुझे व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस फर्स्ट पार्ट? जल्दी से बोलो, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करने वाले हैं। अनम्यूट कर दो माइक, बोलो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। 7। 7 क्या है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन? और इसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन? 12 न्यूट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा चलो, हम कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो इसमें क्या है, ये कहता, हम ना ऐसे एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ट्यूब ली, और इसमें हमने ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा के हाइड्रोजन गैस फिल की। ठीक है, वोल्टेज लगाई, प्रेशर लगाया। ठीक है, तो क्या होगा इस ट्यूब में, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम होंगे, और आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाहर वाली जगह जो है, ऐसे अगर हम इमेजिनरी शेल्स सोचें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हो, इसको एनर्जी मिलेगी। इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर शेल में जाएगा। अब जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी ऊंची जाएगा। ठीक है, कम मिलेगी तो छोटा जंप करेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो बड़ा जंप करेगा। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जिस हिसाब से एनर्जी मिल रही है, वो उस हिसाब से किसी भी शेल में जंप कर सकता है। एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो हायर शेल में जंप करेगा, एक शेल से दूसरी शेल में। जैसे यहाँ पर पहले कौन सी शेल में था, फर्स्ट शेल में था। ठीक है, ये सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, तो कहाँ चला गया, फिफ्थ शेल में चला गया। ठीक है, कैसे गया, एनर्जी अब्सॉर्ब करके। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो उसको अब्सॉर्ब करके जंप कर जाता है, पर वो हमेशा जंप करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा। आप भी अगर जंप करोगे, यू विल फॉल बैक, चाहे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये भी फॉल बैक करेगा। अब ये फॉल बैक जब करेगा, तो जरूरी नहीं है कि वापस अपनी शेल में आएगा, ये यहाँ पर भी गिर के आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है, जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन को पुट करके उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे रहे हो, बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं। अब हाइड्रोजन गैस फिल की है, तो एक एटम तो होगा नहीं उसमें, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिशंस होंगी, अलग अलग जगह पर वो जंप करके जाएंगे और फॉल बैक होके गिर रहे होंगे।
अब कहीं पर भी अगर वो जाके वापस गिरता है, ठीक है, ये शेल्स बनाई मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाके वापस फर्स्ट लाइन पे गिरता है, इसको n की वैल्यू दी उसने 1 और इसका नाम दिया लाइमन। पर ये दिखी नहीं क्योंकि ये विजिबल रीजन में नहीं थी। सबसे पहले जो नोटिस हुई वो वाली ट्रांजिशन नोटिस हुई जब इलेक्ट्रॉन वापस गिरा था सेकंड शेल में, और ये विजिबल रीजन में इसकी रेडिएशंस हमें मिली, तो हमें दिख गई। हमें तो वही दिखता है जो विजिबल रीजन में हो, हमारी आंखें तो वही देख सकती हैं। तो सबसे पहले बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था इस लाइन को, ठीक है। अगर थर्ड में जाएगी, क्या नाम देते थर्ड लाइन को? पास्चन। और फोर्थ को ब्रैकेट, फिफ्थ को फंड, पी साइलेंट होता है फंड, और सिक्स्थ है हमफ्री, करने की जरूरत नहीं है पर है हमफ्री, ठीक है। ऐसे सीरीज है। तो ये कहता है कि जब हाइड्रोजन को ऐसे उस ट्यूब में डाला तो उसको बहुत सारी लाइंस मिली, और इन लाइंस को उसने बोल दिया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। और पहली सेट ऑफ लाइंस को लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब हमने ये ट्रांजिशन से अगर वेवलेंथ या वेव नंबर निकालना हो तो ये फॉर्मूला बाल्मर ने क्योंकि डिस्कवर किया था, तो उसने बोला कि मेरा फॉर्मूला है कि सेकंड लाइन, उसकी लाइन सेकंड थी ना जिसको उसने डिस्कवर किया था, तो उसने सबसे पहले फॉर्मूला दिया था। तो उसके लिए ये 2 था, इनिशियल 2 था, और फाइनल कोई भी हो सकता था, पर इनिशियल उसके लिए 2 था क्योंकि उसने यही डिस्कवर किया था, उसको यही दिखाई दी थी लाइन बाल्मर को, ठीक है। तो ये कहता, ये फॉर्मूला है 1/λ 109677, दिस इज कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और ये इनिशियल बाल्मर के लिए तो ये सिंपल यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया जो इनिशियल लाइन थी, ठीक है, 2 स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनल स्क्वायर, ठीक है। 1/λ को न्यू बार भी लिख सकते हैं, और ये 109677 1/2 स्क्वायर माइनस जो भी फाइनल शेल है वो। यहां से आप वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या ट्रांजिशन हुई है, किस वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करके ये ट्रांजिशन हुई है, या क्या वेव नंबर रहा होगा, ठीक है। अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्मूला पे आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बाल्मर ट्रांजिशन ही हो, बाल्मर ट्रांजिशन तब होगी अगर सेकंड शेल में आया हो इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना होता है बस, देखो बाकी तो या तो आपको लेमडा पूछा होगा या आपको न्यू बार पूछा होगा, ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही है। आपको बस क्या देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था और बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सिर्फ ये देखना है, बाकी तो दोनों में सेम रहेगी चीज, ठीक है। पर अब जब इतना आसान है चीज, तो उसको क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करते हैं। अब सोचो, आपके पास अगर ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, आप बोल रहे हो कि आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है मिनिमम एनर्जी से। तो अगर मिनिमम एनर्जी से जंप करेगा, पहले कहां पर है वो? पहली शेल में है, तो मिनिमम एनर्जी से जंप करेगा तो सेकंड तक ही जा सकता है। तो आपका एन इनिशियल 1 है, तो एन फाइनल 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है, फॉर्मूला में डाल देना है। अगर आपको वो कह रहा है
आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी से। तो मैक्सिमम एनर्जी से अगर मान लो वो पहले फर्स्ट ही शेल में था, तो मैक्सिमम एनर्जी से वो कहाँ पहुंच पाएगा? इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ एन फाइनल की जगह इन्फिनिटी लिख देना है, ठीक है। अगर वो आपको बोल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, तो E is equal to h nu। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस मैक्सिमम एनर्जी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो बोल रहा है आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है मिनिमम वेवलेंथ से, मिनिमम वेवलेंथ, तो एनर्जी क्या है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। मिनिमम वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, और अगर वो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ से जंप कर रहा है, तो मतलब मिनिमम एनर्जी से जंप करेगा। तो ये यही चीज हो जाएगी जो ऊपर थी, कि अगर मिनिमम एनर्जी है तो अगली शेल पे ही जाएगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ है तब भी वो अगली शेल पे ही जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी है तो इन्फिनिटी पे जाएगा, या कह लो मिनिमम आपके पास वेवलेंथ है तब भी वो इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। तो आपको इन टर्म से समझना होता है कि फाइनल के लिए एन क्या लेना है, बाकी तो कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। एक आपको शेल दी होगी, अगर बाल्मर वर्ड यूज किया है तो मतलब वो पहले सेकंड शेल में ही है, ठीक है। अच्छा, अगर लिमिटिंग लाइन बोली है तो लिमिटिंग लाइन इन्फिनिटी होती है। अगर नेक्स्ट लाइन बोला है तो नेक्स्ट लाइन मींस नेक्स्ट लाइन, जो भी नेक्स्ट शेल होगी, ठीक है। अब बोलो और कुछ इसमें, मैं फिर क्वेश्चन करवाऊंगी। अब ये पहले ये बताओ, ये बात समझ आई या फिर से बताऊं जो मैंने लिखा, कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या चीज आएगी, एन इनिशियल या एन फाइनल, क्या होगा? बताओ, फिर से बताओ, ये समझ आया कुछ? आ गया पक्का? ये चीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि और कुछ नहीं है इसमें, आपको फोकस रखना है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि एन इनिशियल एन फाइनल किसको लिखना है, तब भी अगर आप छोटा नंबर पहले लिख दोगे, बड़ा नंबर बाद में लिख दोगे, आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव में आएगा। बस ये चेंज है उसमें, आंसर आपका सेम ही आता है। बस ये होता है कि अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया है तो पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, और अगर वो फॉल बैक किया है तो नेगेटिव आना चाहिए, आंसर सेम आएगा। साइन का डिफरेंस अगर किसी एमसीक्यू में बोला है तो आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव चूज करना पड़ सकता है, अदरवाइज जब सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है क्योंकि वो छोटी शेल से बड़ी शेल पे गया है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि ये एनर्जी लूज होगी, जो मेरा आंसर है उतनी एनर्जी लूज होगी क्योंकि वो बड़ी शेल से छोटी शेल पे आ रहा है, आंसर आपका सेम ही आएगा। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि पता लग गया।
इसका पहले आंसर निकाल के दो फटाफट मुझे, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। करो। या बेटे आपने फर्स्ट वाला बोलो। क्या आएगा ट्रांजिशन? मैंने आपको बोला अगर आप पहले छोटा वाला लिख दोगे, बाद में बड़ा वाला लिख दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3/16, 109,677, 3/16, ये आ जाएगा 20564, 20564.44 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको वेव लेंथ निकालनी है। वेव लेंथ क्या होता है? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेव लेंथ। तो आपको 1 से इसको डिवाइड करना है। दिस विल कम आउट टू बी 4.86 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अगर इसी को नैनोमीटर में चेंज करना चाहोगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर्स में आएगा क्या? सेंटीमीटर में क्या दिया था ऊपर? वेव नंबर है ना, सेंटीमीटर इनवर्स है। ओके, 4.86 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या -7 सेंटीमीटर, या इसको नैनोमीटर में लिखना हो तो ये बन जाएगा 486 नैनोमीटर, ठीक है। क्योंकि वेवलेंथ की जो यूनिट है जनरली वो नैनोमीटर्स में ली जाती है, या आपको एमसीक्यू में भी मिलेगा तो नैनोमीटर्स में पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शंस में। तो आपने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला में बस ये दो वैल्यूज पुट की। मैंने कहा छोटा वाला पहले पुट कर दोगे, बड़ा वाला बाद में, तब भी हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन।
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन हमने किया था E इज इक्वल टू hc/λ। लेमडा अगर बहुत बड़ा होगा तो एनर्जी कैसी होगी, छोटी, इनवर्स है ना ये। तो हाईएस्ट अगर लेमडा है तो लोएस्ट एनर्जी से कहां तक जा पाएगा वो, लोएस्ट एनर्जी से सिर्फ अगली शेल तक जा पाएगा। तो मुझे बता सकते हो कि कौन सी शेल तक जा पाएगा वो। यहाँ पर मुझे N1 और N2 आपने सोच के बताना है, कोई बात नहीं गलत होगा तो कोई बात नहीं, पर आप सोचो, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि कैसे पहचान करनी है। बोलो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। बाल्मर सीरीज के लिए N क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इनिशियली वो 2 है। अब अगर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से जंप लेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है तो वो सेकंड शेल से कौन सी शेल तक पहुंच सकता है, बोलो। मिनिमम एनर्जी से अगर वो जंप करेगा तो दूसरी शेल से कौन सी शेल पे जाएगा, थर्ड शेल पे, ठीक है। तो बस आपको मिल गया कि आपका N2 क्या होगा, 3 होगा। तो आपको ऐसे जजमेंट करनी है। आपको अगर बाल्मर दिया हुआ है तो मतलब वो सेकंड शेल में ऑलरेडी है। अब बाकी यही चीज कि अगर यहाँ पर, अच्छा चलो, अगर यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता तब आपका N क्या होता, जोर से बोलना बेटा। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जगह स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता तो N2 क्या होता, तो आपने बोला समझ आ गया जो मैंने पीछे लिखवाया था, मैंने तो वहां बताया था। पढ़ो वो जो मैंने लिखवाया था और बताओ मुझे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ से कहां जाएगा वो। मैं वेट कर रही हूं, आप ही से सुनूंगी। इन्फिनिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एरोज, अब आप इसको कर दो ना, फॉर्मूला लिखो और देखो कि अगर, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जो भी फॉर्म में चीज दी हुई है उसको एनर्जी से रिलेट करो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है मींस वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मींस हाईएस्ट एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट एनर्जी से भेजोगे तो ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पर वेवलेंथ की जगह मैं लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब बताओ जरा, अब N1 N2 क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है E इज इक्वल टू h न्यू। N1 क्या होगा, N1 2 है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, वो बाल्मर सीरीज में है तो वो बाल्मर में ही है। और N2 क्या होगा, बोलो। इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर, सॉरी मैंने वो देखा, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी मीन स्मॉलर एनर्जी, तो वो स्मॉलेस्ट एनर्जी से अगली ही शेल पे जा सकता है तो N2 होगा 3। और अगर यहां मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो N2 क्या होगा, इन्फिनिटी। समझ गए। अब अगर मैंने यहां पर कुछ ना बोल के सिर्फ ये बोला कि ये बाल्मर सीरीज में था और वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, तो नेक्स्ट लाइन का नंबर N2 कितना होगा, नेक्स्ट लाइन का, बोलो। N2 की वैल्यू 3 होगी, अगली लाइन में जाएगा, सेकंड में है वो ऑलरेडी, ठीक है।
अब बताओ समझ आया या दोबारा बताऊं? जिनको नहीं समझ आया वो पूछ सकते, पर आपको ये चीज अपने माइंड में रखनी होगी। E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये खेलेंगे फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, एनर्जी पे, नेक्स्ट लाइन लिमिटिंग लाइन, ठीक है? इससे ज्यादा कोई वर्ड नहीं यूज होते। आपको ये पता लग जाए कि कौन से एन की वैल्यूज क्या हैं, तो बाकी तो आपका सॉल्विंग कैपेसिटी ही है बेटा। चलो फिर हम करते हैं एक और क्वेश्चन। दिस डन हो जाएगा? अब यस और नो में आंसर कर दो, या और करने क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं? ओके बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, हो गया सॉल्व? आया किसी का आंसर? अच्छा, फॉर्मूला बता दो क्या यूज किया। 11th मेडिकल। मनरीत कौर 11th मेडिकल। नहीं है मनरीत? मनवीर शर्मा, अच्छा ठीक है। हाँ जी बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसके लिए? बोलो। हाँ जी, जो फॉर्मूला तो कुछ पता होगा कौन सा करना है कैलकुलेट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द आंसर यू गॉट। विच फॉर्मूला हैव यू यूज्ड? बोलो। बैठ जाओ। तो सहजदीप कौर, सहजदीप।
गुरनाज, कोई भी नहीं है क्या? हाँ जी बेटा, आप H upon M. एच अपॉन MV. एमवी, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताओगे मुझे? ये 4000 पिकोमीटर किस चीज की वैल्यू है? बोलो। हाँ, क्या बेटा? I don't. तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, फिर बैठो। रोशनदीप, रोशनदीप, अच्छा बेटा, कैन यू टेल मी विच फॉर्मूला विल वी यूज फॉर दिस क्वेश्चन? ये चैप्टर भी नहीं किया है क्या किसी ने क्लास में? अपनी क्लास में से हमेशा मुझे एक ही आंसर मिलता है, हमारा ना ये चैप्टर नहीं हुआ है क्लास में। है, हो गया? तो पढ़ा नहीं है? बैठो। बस नवदीप सिंह, जी I was having a headache. I was not in school. समझ तो नहीं आया, पर इतना समझ आ गया कि नहीं आता आपको। गो बैक। बस जगमीत कौर, Frequency is equals to C upon lambda. E is equal to Frequency is equals to C upon lambda. फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। रीड द क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहे हो आप? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला हो गया आपका? अच्छा, आपकी क्लास में पूछो, किसी को आता है कौन सा फॉर्मूला यूज किया? किसी ने किया है? पूछो, आप पूछो कि किसी ने किया है तो वो मुझे बताए। आस्क देम। हाँ जी, ओके, बैठ जाओ। हाँ जी, नॉन मेडिकल अनम्यूट करना जरा। बताओगे नॉन मेडिकल वालों ने कुछ किया है? पता है फॉर्मूला कौन सा है? Tendency upon lambda. ओके, गुड। इसमें ये 4000 पिकोमीटर किस चीज की वैल्यू है? Lambda.
लैम्डा की, लैम्डा, ठीक है, फाइन। और 1 जूल क्या चीज है? Energy. एनर्जी, ठीक है। एच की वैल्यू पता है? 6.626 into 10 to the power minus 30. जूल सेकेंड, यूनिट भी याद कर लेना। और सी की वैल्यू 3 into 10 to raise to power 8. आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? Number of photons. नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। इसमें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, एनर्जी गिवन है, एन कैलकुलेट करना है। बस यूनिट्स का ध्यान रख लेना है कि लैम्डा को पिकोमीटर में नहीं लिखना, मीटर में लिखना है। तो वो 4 into 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। मीटर्स में लिखना है आपको, क्योंकि आपकी जो सी की यूनिट है मीटर पर सेकंड में है। तो एज सच बस बिना देखे सिर्फ वैल्यूज नहीं पुट करनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि आंसर सही आए। चलो, वेरी गुड हूसोएवर टोल्ड मी। मुझे पता नहीं है किसने बताया, पर जिसने भी बताया गुड। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी गिवन है। कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो वेवलेंथ और वेलोसिटी वाला? बोलो, सोचो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने किए हैं। आई कैन इवन शो यू। इनमें से कोई फॉर्मूला है, या फिर इनमें से कोई फॉर्मूला है जिसमें आपको लेमडा कैलकुलेट करना हो, वी दिया हो? देखो जल्दी से, फाइंड द फॉर्मूला। बाकी आप कांस्टेंट्स फिल कर सकते हो। आपके पास डी ब्रॉगली इक्वेशन है, लेमडा और v को रिलेट करना, h और m तो कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा 6.6 10⁻⁶ -34, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.10 10⁻⁻31 kg दिया है, ग्राम्स में चेंज कर लेना। मेन यूनिट्स पे आपको वर्क करना है। और ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, मेक अ शीट, अ सिंगल शीट जिसपे सारे फॉर्मूलाज आपके लिखो, ठीक है। ये मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये ई के फॉर्मूलाज। अच्छा, इस तरह फॉर्मूला तक नहीं, वो सिंबल्स हैं, वो किस चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। रेडबर्ग इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर के सारे फॉर्मूला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा पहले रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि मैं करवा क्या रही हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी असाइनमेंट सेंड करूंगी, आपने ट्राई करने हैं, पर उससे पहले क्वेश्चंस ट्राई तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूलाज करोगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।